हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एमए सेमेस्टर 4 के क्लास के लिए एक बार फिर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। हम लोग इस वक्त अभी तक भारतीय लोकतंत्र में भाषा निर्धारक के रूप में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इस क्रम में उन स्थितियों, उन परिस्थितियों, हालातों के बारे में जाना जिनके जरिए राजनीति भाषा और भाषा जो है वो राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, और इसी आधार पर वो एक भाषा जो है वो एक निर्धारक के रूप में भारतीय लोकतंत्र में के रूप में उभरता है, भारतीय लोकतंत्र या भारतीय राजनीति में उभरता है। आज हम लोग बात करेंगे कि पूरी स्थिति को देखने के बाद कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या कह सकते हैं या क्या इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो हम लोग बात करते हैं आज इसका निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि भाषा संबंधी तनाव ने भारत की राष्ट्रीय एकता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। आज एक भाषाई व्यक्ति यानी कि एक भाषा जानने वाला व्यक्ति अपने आप को अन्य यानी कि दूसरे भाषा भाषियों से अलग एक स्वतंत्र समुदाय मानने लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कोई एक व्यक्ति है जो कोई खास भाषा जानता है, वो दूसरे खास भाषा के लोगों से एकदम से अपने आप को अलग और एक स्वतंत्र समुदाय के रूप में खुद को मानना शुरू कर दिया है तथा अपने लिए एक अलग राज्य या अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करने लगे हैं। यानी कि या तो वो अलग राज्य चाहते हैं या फिर अलग प्रशासनिक इकाई चाहते हैं। अनेक अवसरों पर, कई मौकों पर राजनीतिक दलों ने भाषाई समस्या से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किए हैं और मौजूदा समय में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां जारी हैं। यानी कि आज के हमेशा राजनीतिक दल इस समस्या से अपने फायदे उठाए हैं और ये प्रवृत्ति जो है वो आज भी जारी है। हर चुनाव में राजनीतिक दल और उनके नेताओं द्वारा दक्षिण के लोगों को यह आश्वासन दिया जाता है कि जब तक वे ना चाहें तब तक समस्त भारत यानी कि पूरे भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के मत प्राप्त करने के लिए किन्हीं राज्यों में उर्दू को दूसरी भाषा और हिंदी राज्यों में तीसरी भाषा के रूप में अपनाने की बात कही जाती है। ये आश्वासन तत्कालीन राजनीतिक लाभ भले ही प्रदान करते हो, यानी कि इस तरह के आश्वासन या बातें से फौरी तौर पर राजनीतिक फायदा जरूर दे देते हैं, लेकिन इन्होंने यानी कि इस तरह के लोग या इस तरह के हालात भाषा समस्या को सुलझाने के बजाय उसमें जटिलता उत्पन्न करने का ही काम किया है, यानी कि परेशानी ही खड़ा करने का काम किया है। हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया जाना है, इस पर दो मत नहीं हो सकते। यह बात बिल्कुल सही है कि हिंदी को भारत में
राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदुस्तान में हैं और ना ही होनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि अनेक राजनीतिक दलों, भाषाओं और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का व्यापक आधार पर एक गोलमेज सम्मेलन बुलाकर शांत वातावरण में भाषा समस्या पर जरूरी गंभीरता के साथ विचार कर इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि तमाम भाषा के जो लोग हैं या राजनीतिक दल हैं, उन तमाम लोगों को एक साथ मीटिंग करके ये तय कर लेना चाहिए कि किस तरह से इस भाषा के संबंधित समस्या जो है, जो विवाद है, उसको सुलझाया जाए। भारत राष्ट्र की एकता, अखंडता और शिक्षा व्यवस्था के हितों में भाषा के प्रश्न को दलीय राजनीति से अलग रखना होगा। भारत में समस्या इतनी व्यापक और उलझी हुई है कि इसका कोई तत्कालीन हल नहीं ढूंढा जा सकता है। इसके लिए हमें बहुत धैर्य रखने एवं रचनात्मक कार्य करने की आवश्यकता है। भाषा समस्या के हल के दिशा में हमें कुछ बातें हैं की ओर खास ध्यान देना आवश्यक है, जिसको 1 2 3 करके हम लोग उसमें पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहला है, ऐतिहासिक तथ्यों और आंकड़ों से यह स्पष्ट हो चुका है कि इस प्रदेश की राजभाषा और संपर्क भाषा हिंदी ही हो सकती है। यानी कि भारत का जो संपर्क भाषा है वो आमतौर पर हिंदी ही हो सकती है। अहिंदी भाषी प्रदेशों को इन तथ्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि जहां हिंदी नहीं बोली जाती है या समझी नहीं जाती है, वहां उनको इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि भाई संपर्क की भाषा हिंदी ही सबसे बेहतर होगी। दूसरा, हिंदी भाषी लोगों को अहिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों की ओर काफी ध्यान देना चाहिए। दोनों ही पक्षों को भाषाई उग्रता से बचना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो लोग हिंदी जानते हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिनको हिंदी की जानकारी नहीं है उनका भी ख्याल रखें और उसके साथ नरमी से पेश आए और कोई उग्रता की जरूरत नहीं है। इसमें तीसरी बात है, प्रांतीय शासन और सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाओं को बनाना चाहिए। यानी कि राज्यों की जो शासन है और जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्रादेशिक भाषा में ही होनी चाहिए। इसके लिए प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। चौथा बात करते हैं हम लोग, हिंदी भाषा को सरल और लोकप्रिय बनाने के लिए ठोस रचनात्मक काम करना चाहिए। इसके लिए सरल हिंदी में पुस्तकें लिखे जाएं और उपयोगी पुस्तकों का अनुवाद किया जाए और कम से कम मूल्य में उन्हें अहिंदी भाषियों में वितरित किया जाना चाहिए। पांचवा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सीमित किया जाए। मतलब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग थोड़ा कम किया जाए, लेकिन उसे
पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाए। मतलब अंग्रेजी भाषा का थोड़ा सा उपयोग कम हो, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक संपर्क का भाषा है और विदेशियों के साथ संपर्क सूत्र के रूप में वो काम आता है। अब बात करते हैं इसकी छठे चीजों की छठी पॉइंट की। त्रिभाषा सूत्र को पूरी निष्ठा से लागू किया जाए। यानी कि तीन भाषा का जो सवाल है, जैसे कहीं पर हिंदी अंग्रेजी उर्दू या फिर हिंदी अंग्रेजी मलयालम कन्नड़ इस तरह की भाषा है, उसको पूरी तरह निष्ठा के साथ लगाया जाए। इसमें सातवां चीज है, पॉइंट है, शैक्षणिक वर्मन व्याख्यान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय भाषाओं में निकट संपर्क स्थापित किया जाए। और आठवां अंत में, भाषा को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनाने से रोका जाए। तो हम लोग भारतीय लोकतंत्र में भाषा एक निर्धारक के रूप में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने उसका निष्कर्ष के बारे में डिस्कस किया कि निष्कर्ष के रूप में हम लोगों ने ये तय किया कि क्या क्या चीजें की जानी चाहिए। तो ये थी उसके संबंधित निष्कर्ष। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास